हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा कि पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं 2019 से लेकर 2022 के बीच में पूछे गए आपके सिंटेक्स के जो भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको वन बाय वन एक एक करके यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। इस पर ऑलरेडी 2 वीडियो बनाई जा चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे जाकर आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो आइए, आज हमारी ये क्या है, ये पार्ट 3 हम इसको लेकर आए हैं। इसमें देखते हैं अगेन जो आपके एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें क्या करेक्शन है क्या नहीं है, और अगर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि इफ आई वाज, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ आई वाज यू आई वुड नेवर डू दैट। कह रहा है कि इफ आई वॉज यू, अगर मैं आप होता या आपकी जगह होता, आई वुड नेवर डू दैट, मैं ये काम ना करता। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ रूल आपको जानना पड़ेगा। देखिए, अगर कभी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो जाए, आई विश से हो जाए या फिर किससे हो जाए, इफ से। अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो रही है, आई विश या इफ से हो रही है, तो याद रखिएगा इसमें 2 कंडीशंस बनेगी। अगर आपका सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर इफ या आई विश से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो सब्जेक्ट के बाद याद रखिएगा कभी भी इफ नहीं, इज नहीं लगाएंगे, एम नहीं लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे, वॉज नहीं लगाएंगे, केवल और केवल क्या लगता है, वर लगता है। लेकिन अगर इफ के बाद सब्जेक्ट आ रहा है या आई विश के बाद सब्जेक्ट आ रहा है और आपको हैज, हैव, हैड में से कोई एक चुनना हो, तो याद रखिएगा ना तो हैज लगता है ना तो हैव लगता है, सिर्फ क्या लगता है, हैड। इसका मतलब कि अगर इफ या आई विश के बाद सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर इज, एम, आर, वॉज, वर में से कोई एक लगाना है तो वर लगेगा, जो कि यहां पे आपको जैसे दिख भी रहा है। और अगर यहां पे हैज, हैव, हैड में से कोई एक लगाना होगा तो क्या लगाएंगे, हम हैड का यूज करेंगे। ये आप याद रखिएगा। अब ये क्यों ऐसा करते हैं, तो जानते रहिएगा, ये जो भी जब इफ या आई विश से जब सेंटेंसेस शुरू होते हैं ये अनरियलिटी को शो करते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें कल्पना की बात होती है। तो इसमें कहता है इफ का मतलब होता है यदि या फिर काश, और आई विश का भी मतलब होता है काश, कि काश में आपकी जगह होता। इसका मतलब कि नहीं थे, जब नहीं थे तो इसका मतलब कल्पना है। जब कोई कल्पना की जाती है तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इज, एम, आर, वॉज, वर में से केवल वर को लगाते हैं, और अगर हैज, हैव, हैड में से चूज करने की बात आ जाती है तो हम हैड को लगाते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं कहां पे, क्वेश्चन। हाँ, और एक चीज और देखिएगा, जब यहां वर, चाहे आप वर लगाएं या फिर हैड लगाएं, और अगला जो हमारा आएगा ना आगे, वुड या कुड या माइट, 3 में से कोई आ सकता है, और इसके साथ वर्ब की जो आएगी वो फर्स्ट ही फॉर्म आएगी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इफ आई वॉज, तो आपको पता है इफ से सेंटेंस शुरू हो रहा है। अब सब्जेक्ट चाहे आई हो, ही हो, शी हो, कोई भी हो, ये अनरियलिटी को शो करता है। तो हमारा यहाँ जो वॉज आया है, वॉज यहाँ पे क्या है, हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है सिर्फ और सिर्फ क्या लगा सकते हैं, हम वर लगा सकते हैं, यहाँ वॉज यहाँ पे हम नहीं लगा सकते। ठीक, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा इफ आई वर यू आई वुड नेवर डू दैट। इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो गया था, इनकरेक्ट हो गया था, क्योंकि यहाँ पे वॉज लगा था। अब इसी से रिलेटेड देखिए और भी क्वेश्चन यहाँ बनाए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे, देखिए अगर सेंटेंस आ जाए इफ आई एम यू, तो हमें पता है कि इफ के बाद सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इज, एम, आर कुछ भी नहीं आ सकता, सिर्फ वर ही आ सकता है। इसलिए ये भी हमारा सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर इफ ही इज, तो देखने में बिल्कुल सही लग रहा है कि ही के साथ इज, आई के साथ है, लेकिन उसके पहले इफ भी तो आया है। जब इफ आ जाएगा तो इज, एम, आर कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, वर ही आता है। इसलिए ये भी हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ये सब सेंटेंस कैसे करेक्ट हो जाएंगे, अगर हम यहाँ WERE यहाँ लगा देते हैं, अगर यहाँ पर भी लगा देंगे WERE तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक, इसमें भी इफ के साथ क्या आ गया दे, तो हमें पता है इफ आया है तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इज, एम, आर कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, वर आता है। ठीक, तो ये भी हमारा सेंटेंस क्या था, इनकरेक्ट था। अगर उसको लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। इसमें भी इफ के साथ वी आया है, वी के साथ आर, तो हमें पता है इज, एम, आर, वॉज कुछ भी नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, वर आता है। इसलिए ये भी हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें भी देखेंगे इफ के साथ क्या आ गया, शी, तो सी के साथ क्या लगाया गया, वॉज लगाया गया। तो हमें पता है सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें इज, एम, आर, वॉज में कुछ नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना होता है, वर लगाना होता है। और अगला सेंटेंस आज तो हमारा भी इस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखेंगे, इफ यहां पर भी आया है, शी आया है, यहां पे क्या आ गया, वर आ गया, तो ये तो बिल्कुल सेंटेंस सही हो गया, वर, लेकिन तब भी हमारा सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों इनकरेक्ट हो जाएगा, कि इस पोर्शन में तो सही किया गया है, इफ के साथ सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिर्फ वर आता है, वर लगाया गया, ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन जब दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ ना, यहां क्या लगा दिया गया, विल लगा दिया गया है। और अभी आपको बताया गया था जो सेकेंड पार्ट होता है वहां क्या आएगा आपका, या तो आएगा वुड या कुड या माइट, इन तीनों में से ही कोई एक आना चाहिए, उसके साथ क्या आनी चाहिए, वर की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। लेकिन यहां यूज क्या किया गया है, यहां यूज किया गया है आपका विल यूज किया गया, तो विल या शैल या कैन ये सब नहीं आ सकते। ठीक, इसका मतलब अगर इसमें दिख जाए क्या, विल आ गया, ठीक, अगर मान लीजिए यहां पे आपका जैसे आ गया विल आ गया, ठीक, या फिर आ गया क्या, शैल आ गया, या फिर आपका कैन आ गया,
या फिर आपका मे आ गया, अगर इन सब में कोई भी आएगा ना तो ये सब भी क्या रहेंगे, इनकरेक्ट रहेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, जैसे इसमें भी देखिए दिया है वुड या कुड या माइट, सिर्फ इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई एक आना चाहिए और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो मे भी आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेट देखिए, ये जो हमने एग्जाम्पल कर रहे हैं वो ये हमारा पहले नंबर एग्जाम्पल जो है इसका है। अब इसका ये है वाले का एग्जाम्पल आइए देख लेते हैं। तो है वाले का देखिए एग्जाम्पल ये है, अगर सेंटेंस में किस में आ जाए, आपको अभी बताया गया, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग आई विश से हो या फिर इफ से हो तो सब्जेक्ट में अगर किसकी जरूरत होगी, हैज, हैव, हैड, तो सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ हैड आएगा। और हैड के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में आपको कोई ना कोई नाउन प्रोनाउन मिल जाएगा और उसके आगे भी वुड, कुड या माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। अब इसमें देखिए है आई और आई के साथ क्या आ गया, हैव। तो हमें पता है अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में इफ या आई विश आ गया तो हैव नहीं लग सकता, ठीक। तो इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। यहां होना क्या चाहिए था, यहां होना चाहिए था हैड। अगर ये हैड हो जाता तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। इसी तरह इफ के साथ शी, ही के साथ हैज लगा दिया गया, तो हमें पता है कि हैज, हैव कुछ भी नहीं लग सकता, सिर्फ और सिर्फ हैड आता है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हमारा सेंटेंस हो जाएगा। फिर यहां देखिए इफ शी हैड, यहां हैड आ गया, यहां तक बिल्कुल हमारा सेंटेंस सही है, शी हैड। उसके बाद मनी का मनी आ गया, उसके बाद शी के बाद क्या आ गया, विल आ गया। और हमें पता है कि विल नहीं लगना चाहिए, विल के स्थान पे क्या आना चाहिए, या तो आ जाए वुड या तो कुड या तो माइट, इन तीनों में से कोई एक आना चाहिए, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। इसलिए हमारा ये भी सेंटेंस क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो सभी में आप देखिए क्या क्या कहां कहां से करेक्शन बनाए जा सकते हैं। केवल हम ये चाहते हैं कि आपका जो सेंटेंस को देखने का जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। आप देखिए कि एग्जांपल जो भी है यहाँ पे सिर्फ करेक्शन एक ही पोर्शन में नहीं हो सकता है दूसरे स्थान पे, जहां जहां पॉसिबिलिटी हो सकती है उन चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस हम कर रहे हैं, ठीक। तो मे भी आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ दिल्ली, द एरिया ऑफ दिल्ली इज बिगर देन आगरा। अब देखिए यहाँ पे जब भी दो चीजों के बीच में कंपेयर होती है तो याद रखिएगा कंपेरिजन हमेशा दो इक्वल चीजों में होती है। ऐसा नहीं जैसे अगर कंपेयर करना है, अगर एक घर की तुलना करना है तो आप दूसरे घर से ही करेंगे। ऐसा नहीं कि एक तरफ घर को ले लेंगे और एक तरफ एक ट्री को ले लेंगे। तो जब ट्री की तुलना होगी तो ट्री से ही होगी, घर की तुलना होगी तो घर की ही होगी, अगर रिवर की तुलना करना है तो रिवर से होगी। ये होता है क्या, कंपैरिजन, ठीक। अब इसमें देखिए कहना क्या चाह रहा है कि देखिए है कि द एरिया ऑफ दिल्ली, दिल्ली का जो एरिया जो है ना, उसका जो एरिया है वो क्या है, बिगर है, बड़ा है। किससे, आगरा। तो आगरा से बड़ा है कि आगरा के एरिया से बड़ा है। तो ये कह रहा है कि दिल्ली का जो एरिया है वो आगरा से बड़ा है, आगरा से नहीं बड़ा है बल्कि आगरा के एरिया से बड़ा है, ये कहना चाह रहा है। और यही पे हमारा मिस्टेक है। अब देखिए इसमें ट्रिक कैसे समझेंगे। अब देखिए जैसे यहां देखिए आपको दिया भी गया है, अगर देखिए यहां पे सेंटेंस में क्या आ जाए, देखिए 10 सेंटेंस हमारा शुरू हो रहा है। सबसे पहले क्या देखना है कि कंपैरेटिव डिग्री, अगर सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है उसके बाद आपको जनरली इज आता है लेकिन वॉज भी आ सकता है, ठीक। और इसके बाद आपको अगर नाउन, दो नाउन ऑफ से जुड़े हुए मिल जाए, ठीक, तो आपको करना क्या है, ये जो पहला नाउन होगा, अगर ये पहला नाउन आपका निकल गया क्या, सिंगुलर, अगर सिंगुलर होगा तो याद रखिएगा आपको दैट ऑफ का यूज करना है उस नाउन के पहले, तो दैट ऑफ लगा देंगे। अगर ये पहला वाला नाउन अगर ये क्या है, सिंगुलर, अगर ये सिंगुलर है तो आपको क्या लगाना है, दैट ऑफ। और अगर ये क्या है, प्लूरल, अगर ये प्लूरल नाउन निकल गया तो आपको यूज करना है दोज ऑफ को। तो इसना याद रखिएगा, पहले नाउन से ही डिसाइड होगा। अगर ये सिंगुलर होगा तो आगे जो नाउन यहां आने वाला है, पहला जो लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में नाउन आएगा, इस नाउन के पहले अगर सिंगुलर है तो यहां पे क्या लगाना है, दैट ऑफ। और अगर वो प्लूरल है तो इसके पहले क्या लगाना है, दोज ऑफ का प्रयोग आपको करना है, ठीक। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में। तो देखिए यहां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था कि द एरिया, तो कह रहा है कि द एरिया ऑफ, तो एरिया जो दिल्ली का जो एरिया है, तो एरिया हमें पता है कि एक ही होता है। किसी भी राज्य की जो राज्य का जो भूमि है या जो उसकी जो क्षेत्रफल होता है वो पूरा कंप्लीट एक माना जाता है। जब एक माना जाता है तो सिंगुलर होगा। तो जब ये सिंगुलर अगर है तो चलिए मान ले रहे हैं क्या है, ये हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है। और सिंगुलर नाउन है तो दिल्ली क्या है, ये नाउन है। और दिल्ली क्या है, नाउन। और ये भी एरिया भी क्या है, ये भी नाउन है। तो जो दिल्ली के पहले जो आया है ये नाउन, ये क्या है, सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर है तो आगे कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन के बाद जो आएगा ना यहाँ पे ये जो भी नाउन आएगा, इसके पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसके पहले आपको दैट ऑफ लगाना पड़ेगा। और चूंकि दैट ऑफ का प्रयोग यहाँ नहीं किया गया, यही हमारा क्या है, इसमें करेक्शन है। अब देखिए इसको सही कैसे करेंगे, जैसे यहां देखिए आया है द एरिया ऑफ दिल्ली, तो एरिया ऑफ दिल्ली है इज बिगर, वो बड़ा है, देन दैट ऑफ। ये दैट ऑफ क्यों लगाया गया, क्योंकि एरिया सिंगुलर था। जब एरिया सिंगुलर है तो जब शहर सिटी के पहले यहां दिल्ली है, दिल्ली के पहले जो आया है सिंगुलर नाउन अगर आया है तो यहां पर भी जो आएगा आगरा के पहले भी क्या आएगा, दैट ऑफ के रूप में हम सिंगुलर का यूज करेंगे, ठीक। तो यहां पे हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेकिन अगर यही कहें द एरिया ऑफ दिल्ली जो है, दिल्ली इज बिगर
बिगर देन दोज ऑफ, तो दोज ऑफ हमेशा प्लूरल के लिए लगाया जाता है। जब यहाँ एरिया सिंगुलर की बात की गई तो यहाँ दोज ऑफ नहीं लगाएंगे, दैट ऑफ लगाएंगे, इसलिए हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ लिखें द आया ना द एरिया ऑफ दिल्ली आर बिगर दैन, यहाँ दैन ऑफ तो बिल्कुल सही लगाया गया है, तो दैट ऑफ चूंकि यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ पे दैट ऑफ का भी प्रयोग किया गया है नाउन के पहले, यहाँ तक बिल्कुल सही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो आगे की यहाँ वर्ब आई है ना, जब हमें पता है कि ये नाउन सिंगुलर है तो यहाँ आर क्या कर रहा है, यहाँ तो इज होना चाहिए था, तो यहाँ वर्ब की मिस्टेक कर दिया गया है, तो इसलिए ये भी हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर अगर इसमें देखें द एरिया ऑफ दिल्ली, चूंकि एरिया क्या है, ये क्या है हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर है तो आगे की वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, तो यहाँ वर्ब भी क्या है आपकी सिंगुलर आई है, यहाँ बिल्कुल सही है। देन उसके बाद दैट ऑफ का यूज, चूंकि ये सिंगुलर था तो दैट ऑफ की भी प्रयोग किया गया है, ये भी सही लग रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ देन की स्पेलिंग गलत की गई, देखिए यहाँ देन देन कर दिया गया था, देन नहीं देन, कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग किया जाता है, THEN नहीं बल्कि THAN का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ ये मिस्टेक कर दिया गया, इसलिए भी हमारा सेंटेंस क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो मे भी आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये तो सब सिंगुलर के एग्जांपल थे, अब आ जाते हैं थोड़ा सा प्लूरल का एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए जैसे इसमें देखिएगा दिल्ली की ही बात चल रही है, अब देखिए दिल्ली के पहले क्या है, पीपुल, तो पीपुल सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है। जब ये नाउन हमारा क्या है, प्लूरल है, तो इसका मतलब आगे की वर्ब भी क्या आएगी, अब प्लूरल आएगी। एक चीज तो ये याद रखना है, ठीक है। अब चूंकि अब मोर एजुकेटेड जो है हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री की बात क्या है, दैन, और दैन जो आया है तो हमें पता है कि जब इसके दिल्ली के पहले अगर प्लूरल नाउन आया है तो जो दैन के बाद जो नाउन आएगा वो डायरेक्ट नहीं आ सकता, इसके पहले दोज ऑफ का प्रयोग होना चाहिए, और इसलिए हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। फिर दूसरे में देख रहे हैं द पीपुल ऑफ दिल्ली, आर भी आया है बिल्कुल सही है, मोर एजुकेटेड आ गया, देन दोज ऑफ। अब दोज ऑफ क्यों आया है, क्योंकि इसका रिलेशन किससे है, पीपुल से। जब पीपुल रहेगा तो आगे दोज ऑफ का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि वो प्लूरल है, इसलिए हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और अगर नेक्स्ट देखेंगे द पीपुल ऑफ दिल्ली आर, यहां तक बिल्कुल सही है, मोर एजुकेटेड देन दैट ऑफ, तो हमें पता है कि दैट ऑफ तो सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, और जब यहां पे ऑलरेडी पीपुल आया है, पीपुल क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम दैट ऑफ नहीं बल्कि दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं, जो दैन के बाद जो नाउन आता है उसके पहले, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर देखेंगे इसमें द पीपुल ऑफ दिल्ली इज, तो हमें पता है जब पीपुल की बात की गई है तो पीपुल प्लूरल है, तो यहाँ इज क्या कर रहा है, तो यहाँ पे इज नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, आर आना चाहिए था, तो यहाँ ये इज जो हो गया यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ आर आना चाहिए था। बाकी आगे का क्या है, मोर एजुकेटेड, पीपुल प्लूरल है तो दोज ऑफ का भी प्रयोग किया गया, और ठीक यहाँ पे आ गया दोज, देन दैट ऑफ, इसमें दो मिस्टेक अगर देखें तो हो गया है, एक इज भी गलत है और दूसरा यहाँ देन के बजाय दैट का प्रयोग कर दिया गया है, ठीक, तो ये भी मिस्टेक है, और दोज ऑफ तो यहाँ पे है ही, तो इसका ना दो इसमें मिस्टेक था, तो ये भी हमारा सेंटेंस क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो मे भी ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या आपको ध्यान देना है, ठीक। अब देखिएगा मे भी ये सारी चीजें क्लियर आपको हो गई होंगी। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अब आर्टिकल को जानने से पहले सबसे पहले जान लीजिए आर्टिकल के कुछ बेसिक रूल। जैसे आपको पता है एन लगाने का रूल क्या होता है, अगर किसी भी वर्ड का पहला प्रोनाउंसिएशन आ से आहा के बीच में आ जाएगा तो हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, और अगर किसी भी वर्ड का पहला प्रोनाउंसिएशन का से ज्ञा के बीच में आता है तो हम वहां पे क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, ठीक। अब ये कहेंगे ये कैसे समझ में, अगर मान लीजिए किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बस ऐसे समझिए, जो वर्ड के पहले आप ए या एन लगा रहे हैं उसको आप हिंदी में लिखिए। जैसे मान लीजिए कि यहां पे आया है पहला क्वेश्चन, जैसे देख लीजिए क्वेश्चन में ही समझ लेंगे। जैसे मिस्टर पीके जो है, पीके रॉय इज है, वो क्या है, एमपी। अगर आपको एमपी लिखना हो तो एमपी कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे एम पी, और एमपी लिखेंगे। अगर मान लीजिए एमपी अगर आप लिखते हैं तो एमपी लिखने के लिए आपने क्या लिखा, एम लिखा, पी लिखा, और एम में जो पहला अक्षर है वो क्या है, ए है, और ए किसके बीच में आता है, आ से आहा के बीच में आता है कि का से ज्ञा के बीच में, तो ए आई ओ और ये तो आ से आहा के बीच में आता है। जब आ से आहा के बीच में आता है तो जानते रहिएगा इसके पहले हम क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ लगाया क्या गया है, ए लगाया गया है, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या है, यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक। तो मे भी आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल का मिस्टेक है, वहाँ एन आना चाहिए था लेकिन वहाँ पे क्या लगाया क्या गया है, वहाँ पे लगाया गया है ए। अब अगला देखिए क्वेश्चन, मिस्टर पी के रॉय, उसी क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे उल्टा कर दिया गया है, इज वहां एमपी था, यहाँ पीएम कर दिया गया। अब पीएम को देखेंगे ना तो पीएम कैसे लिखेंगे, पी एम, जब पी एम लिखेंगे तो पी मतलब पा, और पा किसके बीच में आता है, का से ज्ञा के बीच में, और का से ज्ञा के बीच में अगर किसी का पहला अक्षर आता है तो क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, तो इसलिए हमारा ये सेंटेंस क्या है, राइट है, ठीक। अब आ जाएंगे इसमें, देखिए राहुल इज अ एसपी, तो एसपी कैसे लिखते हैं, एस पहले लिखेंगे एस पी,
तो जो एस पी लिखेंगे तो एस में पहले क्या आ गया ए, और ए किसके बीच में आता है, आ से आहा के बीच में आता है, और आ से आहा के बीच में जो आता है क्या लगाते हैं हम, एन लगाते हैं, और यहाँ ए लगाया गया है, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। यहाँ ए एस पी नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए था, एन एस पी, यहाँ एन एस पी का प्रयोग होना चाहिए था। उसी तरह से यू आर, अब यू आर डी एस पी, अब यू आर डी एस पी जो आया है, जैसे डी एस पी अगर देखें तो डी एस पी में क्या करना है, यहाँ पे हमें जैसे आ गया यू आर डी एस पी, तो डी एस पी को लिखने के लिए हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए डीएसपी, तो डीएसपी कैसे लिखेंगे, डी एस पी, और डीएसपी में पहला अक्षर क्या रहा है, डी, और डी किसके बीच में आता है, का से ज्ञा के बीच में, और का से ज्ञा के बीच में आता है तो यहाँ एन नहीं लगना चाहिए था, ए लगना चाहिए था, इसलिए ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से ही इज एन सीएम, तो सीएम कैसे लिखेंगे, सी और एम, और सी एम में सी और सी जो होता है सा है, और सा किसके बीच में आता है, का से ज्ञा के बीच में, और का से ज्ञा के बीच में जो आता है हम क्या लगाते हैं, वहां पे ए का प्रयोग करते हैं, और यहाँ एन लगाया गया है, इसलिए ये भी हमारा क्या है, सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि वहां ए या एन लगाकर, जहां ए लगना है वहां पे एन लगा देंगे, जहां एन लगना है वहां पर ए का प्रयोग कर देंगे। तो मे भी आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर देखिए आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाई आर यू अफ्रेड फ्रॉम हिम, आप उससे क्यों डरते हैं, ठीक, वाई आर यू अफ्रेड, आप क्यों उससे डरे हैं, फ्रॉम हिम मतलब उससे क्यों डरते हैं, जो भी है। तो अब यहाँ देखिए यहाँ क्या कर रहा है, वाई आर यू अफ्रेड, आप क्यों डरे हैं फ्रॉम हिम, उससे। तो इसमें जो सेंटेंस आया है ना, याद रखिएगा एफ्रेड जो वर्ड है, एफ्रेड ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन का सेंटेंस, तो एफ्रेड के साथ फ्रॉम का प्रयोग नहीं होता बल्कि एफ्रेड के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो बस यहाँ यही मिस्टेक है। तो ये हमारा जो एग्जाम पूछा गया था इसमें केवल फ्रॉम लगा दिया गया था, और एफ्रेड जो वर्ब है इसके साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑफ लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए ही इज अ मोस्ट परफेक्ट इन जेंटलमैन। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान देना पड़ेगा, मोस्ट का रूल हमें समझना पड़ेगा। तो याद रखिएगा जो मोस्ट वर्ड है ना, मोस्ट जो होता है वो हमारा कम जो आता है आपका सुपरलेटिव डिग्री के लिए भी मोस्ट का प्रयोग करते हैं, और जो मोस्ट होता है वो नॉर्मल आपका पॉजिटिव डिग्री के लिए भी सेंटेंस हमारा यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कब ये हम पहचानेंगे कि ये मोस्ट जो है पॉजिटिव डिग्री है, और कब पहचानेंगे सुपरलेटिव, क्योंकि जब ये पॉजिटिव होगा या नॉर्मल सेंटेंस के रूप में होगा तो इसके पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है, ए मतलब ए का प्रयोग किया जाता है, और जब ये सुपरलेटिव होता है ना तब इसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अब उसको समझने के लिए यहाँ देखिए आपको समझाने के लिए यहाँ दो स्ट्रक्चर लिखे गए हैं। देखिए पहला स्ट्रक्चर यहाँ क्या बताया गया है, देखिए अगर मोस्ट जैसे आ गया, यहाँ देखिए मोस्ट आ गया, मोस्ट के बाद अगर तुरंत क्या आ जाएगा, कोई एडजेक्टिव और कोई नाउन आ जाए, अगर मोस्ट के बाद कोई एडजेक्टिव आकर नाउन आ गया और सेंटेंस वहीं खत्म हो गया, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, आप वहां लगाएंगे ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर मोस्ट आया, एडजेक्टिव आया, नाउन भी आया, लेकिन सेंटेंस यहाँ खत्म नहीं हुआ बल्कि कोई प्रीपोजिशन लगाकर फिर एक नाउन और आ गया, तब याद रखिएगा तब ये सेंटेंस सुपरलेटिव का कहलाएगा, तब इसके पहले क्या लगाना है, आपको द का प्रयोग करना है। अब इसी चीज को एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है इसमें आइए चेक करते हैं, इसको मैच करते हैं। देखिए यहां क्या आया है, मोस्ट आ गया, ठीक है मोस्ट आ गया, इसके बाद क्या है, एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव आ गया, इसके बाद क्या आ गया, नाउन आ गया, नाउन आ गया, इसके बाद सेंटेंस यहां खत्म हो गया। इसका मतलब ये रूल नंबर फर्स्ट का सेंटेंस है। जब रूल नंबर फर्स्ट का सेंटेंस है तो यहां जो मोस्ट है, मोस्ट के पहले क्या लगना चाहिए, ए का प्रयोग होना चाहिए, और ए यहां मिसिंग है, इसीलिए हमारा ये सेंटेंस क्या था जो एग्जाम में पूछा गया था ये रॉन्ग था। ठीक, लेकिन अगर इसी पहले आपने ए जैसे ही लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, ये तो हमारा क्या था, सिंपल सेंटेंस का हो गया। अब देखिए हमारा मतलब पॉजिटिव डिग्री, अब देखिए यहां पे आ जाएंगे, इसी सेंटेंस को थोड़ा सा अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। अगर इसमें आ गया, देखिए मोस्ट का मोस्ट आ गया, ये दूसरे का एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल यहां है, तो देखिए एग्जाम में तो वो पूछा गया था लेकिन ये भी आ सकता है। लेकिन अगर आ गया मोस्ट, मोस्ट के बाद परफेक्ट भी आ गया, परफेक्ट क्या है, एडजेक्टिव, उसके बाद जेंटलमैन आ गया, इसके बाद बीच में क्या गई, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन लगाकर फिर एक नाउन आ गया। जब प्रीपोजिशन लगाकर नाउन फिर से आ जाता है तो हम सेंटेंस मोस्ट के पहले क्या लगाते हैं, टी एच ई द का प्रयोग करते हैं, और यहाँ ए लगाया गया है, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। लेकिन दूसरा जो सेंटेंस है ना, मोस्ट के बाद परफेक्ट आया, एडजेक्टिव, जेंटलमैन आ गया, प्रीपोजिशन के बाद फिर नाउन लगा के यहाँ पर भी आया है, और लास्ट इसके पहले क्या है, द का प्रयोग किया गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस राइट हो जाएगा। इसका मतलब मोस्ट के पहले ए भी आ सकता है, मोस्ट के पहले द भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। अगर मोस्ट के बाद एडजेक्टिव आकर, एडजेक्टिव के बाद नाउन आकर सेंटेंस खत्म हो जाता है तो हमारा जो सेंटेंस होगा उसके पहले ए लगाएंगे। लेकिन अगर मोस्ट आ गया, मोस्ट के बाद फिर क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया, और एडजेक्टिव के बाद नाउन आ गया, और नाउन आने के बाद प्रीपोजिशन लगाकर फिर से सेंटेंस आगे बढ़ गया, नाउन आ गया, तब वहां पे मोस्ट के पहले हम क्या लगाएंगे, द का प्रयोग करेंगे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, तो मे भी ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं देखिए कंपैरेटिव डिग्री, जैसे सुपरलेटिव डिग्री के पहले मतलब इस मोस्ट के पहले ए या एन भी ए भी लगता है और द भी लगता है।
उसी प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी कुछ कंडीशन जुड़ी हुई है। जैसे देखिए, अगर यहाँ देखिए तीनों कंडीशन को समझना है। अगर कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है, अगर कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद सेंटेंस में क्या आ जाए, देन आ जाए, अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद तुरंत क्या आ जाए, सेंटेंस में देन का प्रयोग हो जाए, तो समझिए कंपैरेटिव डिग्री पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिया है कि ही, जैसे है ही मोर परफेक्ट, मोर परफेक्ट जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है, और इसके बाद तुरंत क्या आ गया, देन। तो जब कंपैरेटिव डिग्री के बाद तुरंत देन आएगा तो आगे सेंटेंस में आर्टिकल नहीं आएगा, तो हमारा सेंटेंस क्या रहेगा, राइट रहेगा। लेकिन अगर ये कंपैरेटिव डिग्री आई है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद कोई नाउन आ गया, और नाउन कैसे होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद नाउन आकर तब देन तो आ रहा है इसमें भी, लेकिन पहले सिंगुलर नाउन आने के बाद कंपैरेटिव डिग्री और देन के बीच में अगर सिंगुलर नाउन आ जाएगा ना, तब आपको यहाँ पे ए या एन लगाना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है प्रोनाउंसिएशन पे, ठीक। अब जैसे इसमें देखिएगा अगला क्वेश्चन, यहाँ मोर परफेक्ट क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और उसके बाद तुरंत क्या आ गया, नाउन भी आ गया। और जब नाउन आ गया यहाँ पे, तो हमें पता है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद जब सिंगुलर नाउन आता है तो यहाँ सेंटेंस में क्या आना चाहिए, इसके पहले ए या एन का प्रयोग होना चाहिए, वो डिपेंड करता है किसके, प्रोनाउंसिएशन पे। उसके बाद देन लगाकर हुआ है, तो इसलिए हमारे सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यही कंपैरेटिव डिग्री के बाद सिंगुलर नाउन अगर आ गया, यहाँ कंपैरेटिव डिग्री हो गया, ये हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन हो गया, और उसके बाद देन आया, अगर ये कंडीशन आती है, तब अगर नाउन इसके पहले ए या एन का प्रयोग किया गया है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा अगला सेंटेंस क्या है, ही इज मोर परफेक्ट। लेकिन एक कंडीशन और देखना है, देखिए तीसरी कंडीशन इसमें, तो दूसरी कंडीशन पहली हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है, अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद, जैसे ये कंपैरेटिव डिग्री है हमारा, तीसरी कंडीशन जो हमारी है, अगर ये कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस में आ जाए और कंपैरेटिव डिग्री तुरंत बाद क्या आ जाए, ऑफ द टू, और ऑफ द टू के बाद जो नाउन आएगा प्लूरल रहेगा। अगर ये कंडीशन आ जाए, कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आ जाए, ऑफ द टू आ जाएगा, तब आपको क्या लगाना पड़ेगा, तब द का प्रयोग करना पड़ेगा, तब ए या एन से काम नहीं चलने वाला, ठीक। अब देखना है आपको, ये देखना है कि तीनों कंडीशन में कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है सेंटेंस। अब जैसे इसमें देखिए, इसमें क्या है, द मोर परफेक्ट, और जब मोर परफेक्ट आ गया, मोर परफेक्ट के बाद आ गया क्या, यहाँ पे ऑफ द टू, और जब ऑफ द टू का प्रयोग कर दिया जाएगा, ऑफ द टू के बाद यहाँ जेंटलमैन, मैन क्या है, प्लूरल है, यहाँ तक तो आ गया। तो लेकिन हमें पता है जब ऑफ द टू का प्रयोग होता है तब ई एन का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि किसका किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर यही सेंटेंस मोस्ट परफेक्ट आ गया, मोस्ट परफेक्ट, और उसके बाद ऑफ द टू लगाकर आगे प्लूरल नाउन भी आ रहा है, तब इसके पहले हम क्या लगाएंगे, द अगर प्रयोग किया गया, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो मे भी आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन मान लीजिए अगर कोई डिग्री प्रयोग की ही ना जाए, जैसे ना तो मोस्ट ही आया है, ना तो मोर ही आ जाए, नॉर्मल सेंटेंस अगर आ जाए, तो देखिए मोस्ट यहाँ क्या है, ही इज, वह है परफेक्ट जेंटलमैन। तो परफेक्ट जेंटलमैन क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन का इसका एडजेक्टिव क्या है, परफेक्ट है। तो याद रखिएगा, जब सिंगुलर नाउन आता है तो हमेशा ये अपने साथ आर्टिकल लेकर आता है, ठीक। इसलिए हमारे सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेकिन अगर ये सिंगुलर नाउन है, इसके पहले इसका एडजेक्टिव है, और इसके सिंगुलर नाउन हमेशा अपने आर्टिकल के साथ चलता है, और अगर यहाँ नहीं आया है आर्टिकल ए या एन, तो समझ लीजिएगा हमारा सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। यहाँ होना चाहिए ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन, ही इज परफेक्ट नहीं, बल्कि ही इज अ परफेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो मे भी आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए 26 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आया था, शी केम, वह आई, लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। इसका कहने का मतलब ये है कि वह जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा क्या आई, उससे भी ज्यादा वो लेट आई। अब यहाँ इसका मतलब है कि लेटर का जो संबंध है ना, वो लेटर का मतलब यहाँ है देरी से, तो देरी से, लेकिन लेटर की स्पेलिंग यहाँ क्या है, बस इसको आपको समझना है। तो ये भी सेंटेंस हमारा क्या है, इनकरेक्ट। अब इसको सेंटेंस को करने से पहले आइए लेटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, लेटर कितने टाइप को होते हैं। देखिए द लेटर, ये लेटर जो होता है ना, जनरली अपने साथ द लेकर आता है। द लेटर का मतलब होता है बाद वाला, बाद वाला मतलब क्रम में। जैसे कई लोग आ रहे हैं तो कहते हैं कि वो सबसे बाद वाला, जो बाद में रहता है ना, मतलब दो लोगों में अगर जैसे दो लोग हैं, एक इंसान पहले आया और एक बाद में आया, तो दो लोगों में जो बाद सेकंड नंबर पर होता है उसके लिए हम बोलते हैं लेटर, बाद वाला, ठीक। लेकिन उसी में अगर कोई पहला वाला है तो पहले वाले के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मर, ठीक। तो लेटर भी तीन प्रकार के होते हैं। अगर द लेटर आ गया, मतलब द लेटर, मतलब लेटर जो होता है इसका मतलब बाद वाला एक क्रम को दर्शाता है। LATER, लेटर जो होता है ये देरी से, ये समय के लिए प्रयोग किया जाता है। और LETTER जो होता है पत्र या अक्षर के सेंस में हम इसको यूज करते हैं, लेटर, ठीक। जैसे पत्र तो हम जानते हैं लेटर, जैसे आप कहते हैं कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, जो अक्षर आप लिखते हैं तो वो भी लेटर होता है। तो ये लेटर तीन प्रकार के होते हैं।
फार्मर भी दो प्रकार के होते हैं। फार्मर FOMER अगर करेंगे तो इसका मतलब होता है बाद वाला, मतलब दो लोग हैं उनमें से जो बाद में हो उसमें बाद वाला पहले वाला, सॉरी इसमें पहले वाले के सेंस में आता है। तो फार्मर कौन होता है? पहले वाला। और FAMER अगर आ गया फार्मर, तो फार्मर कौन होता है? किसान। तो इन शब्दों को भी आपको देना है, ध्यान से देखना है। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस को देखते हैं, इन सभी की एग्जाम्पल देखेंगे। तो शी केम, वह आई, तो कब कैसी आई? लेटर आई, कहीं ज्यादा देर आई जितना कि मैंने सोचा था। तो ये देर के सेंस में बोला गया है ना, न कि बाद वाले के सेंस में। और देर होने की जो स्पेलिंग होती है ना वो LATER कहेंगे, लेटर देरी से, वो देरी के सेंस में आएगा। लेटर बाद वाले के सेंस में क्रम, यहाँ क्रम की बात नहीं की जाएगी बल्कि उसके आने के समय को लेकर सेंटेंस बोला गया है, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या था? इनकरेक्ट। लेकिन जैसे इसको लेटर यहाँ कर देंगे तो टाइम को इंडिकेट करने लगेगा, हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे शी गेव, उसने मुझे दिया, क्या दिया? शी गेव मी, उसने मुझे दिया, क्या दिया? अ लेटर, एक पत्र। तो ए लेटर का मतलब कि पत्र दिया, और पत्र की जो स्पेलिंग होती है LATER नहीं होती है, ये तो हमारा टाइम को इंडिकेट करता है, तो यहां पर भी स्पेलिंग मिस्टेक की गई। उसी तरह शी गेम, उसने मुझे दिया अ लेटर, तो लेटर, ये पहला लेटर टाइम वाला था, ये दूसरा लेटर कौन सा है? ये तो हमारा जो है बाद वाला के सेंस में आया है। और जो लेटर का मतलब पत्र का जो होता है वो होता है क्या? LETER होता है। तो इसलिए हमारा ये सेंटेंस राइट होगा। शुरू के दोनों क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक किया गया है, लेटर की अलग अलग यहाँ पे लगाए गए हैं जिसकी यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, अब देखिएगा ये लेटर ये हो गया। ठीक, एक तो ये लेटर हो गया पत्र के सेंस में, और ये लेटर हो गया टाइम के सेंस में। अब बाद वाले के सेंस में देखिए सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, एक तरफ है राम और एक तरफ है श्याम। ठीक, आप कह रहे हैं राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स, कि राम और श्याम मेरे क्या है? मित्र हैं। बट लेकिन द लेटर, लेटर लेकिन बाद वाला जो है ना इज बेटर, वो कहीं अच्छा है देन फॉर्मर, अपेक्षाकृत क्या है? पहले वाले से। तो बाद वाला लेटर का मतलब यहाँ कौन है? बाद वाला। बाद वाला कौन है? बाद वाला यहाँ पे है ये श्याम को बोले, क्योंकि पहले आया है ना, ये नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है। तो ये कह रहा है कि बाद वाला कहीं अच्छा है अपेक्षाकृत पहले वाले से। तो बाद वाला का मतलब है यहाँ पे ये श्याम की बात हो रही है। ठीक, ये श्याम की बात हो रही है। और ये जो राम आया है ये क्या है? फॉर्मर वाला, पहले वाला। पहले वाला कौन है? पहले वाला राम है। तो जब इस तरह सेंटेंस बोले जाते हैं ना, तब यहाँ पे सेंटेंस इस तरह से लिखे जाते हैं। तो मे भी आपको समझ में आ गया होगा इस फॉर्मर और लेटर कैसे किया। जब दो लोगों की बात हो और जब उसमें एक बार उनका नाम लेने के बाद फिर कहेंगे वो पहले वाला, जब पहले वाला कहना है तो फॉर्मर, द फॉर्मर, और बाद वाले के लिए द लेटर का यूज हम करते हैं। ठीक, तो मे भी ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं देखिए हमारा ये सेंटेंस 27 नंबर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें। देखिए एक रूल ये जानते रहिएगा, जब भी आप अपॉस्ट्रॉफी का यूज करते हैं तो दो एक साथ दो अपॉस्ट्रॉफी हम जनरली यूज नहीं करते, उसको इनकरेक्ट माना जाता है। आप जब भी दो एक साथ आ रहे हो तो उसको कुछ ऐसा सेंटेंस आपको बनाना है कि एक अपॉस्ट्रॉफी हट जाए। ठीक, लेकिन मीनिंग भी नहीं चेंज होनी चाहिए। इसके लिए देखिए सबसे आसान तरीका आपको ये बताया गया है। देखिए ये तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये पूरी तरह से क्या है? इनकरेक्ट है। क्यों? कि दो जो आए हैं यहाँ पे दो यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी एक साथ यूज किए हैं, दो अपॉस्ट्रॉफी जनरली यूज नहीं किया जाता, इसको इनकरेक्ट माना जाता है। ठीक, अब इसको सही करने के लिए देखिए इसी सेंटेंस को फिर से लिखा गया है। देखिए इसको समझने के लिए क्या कर सकते हैं आप? देखिए इसमें 3 नाउन एक साथ हैं। देखिए पहला नाउन ये है राम, दूसरा क्या है? ब्रदर, और तीसरा क्या है? कार। तो आपको करना क्या है? जो तीसरा नाउन है ना इसको उठाकर आगे ले आना है। जब भी इस तरह दी जाए इसी तरह करना है, लेकिन जब इसको आगे उठा के लाएंगे ना, दूसरे में जो एस लगा है ये इसको हटा देंगे। अब ये हट गया, अब कार को पहले ले आएंगे, तो ये हो गया आपका कार हो गया। अब करना क्या है? इस कार के पहले लगा दीजिए द, और कार के बाद में लगा दीजिए ऑफ लगा दीजिए। ठीक, तो हो जाएगा द कार ऑफ। ठीक, तो ये थोड़ा सा इसको सही से लिख दे रहे हैं जैसे हो जाएगा। सबसे पहले क्या लगाएंगे यहाँ पे? आपको बताया गया सबसे पहले यहाँ पे, चलिए यहाँ हो गया द, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे कार, उसके बाद ऑफ। तो आपको करना क्या है? इस थर्ड वाले को उठाना है, इसको रखना है, इसके पहले लगाना है द और इसके बाद में लगाना है ऑफ। अब इतना करने के बाद जो सेंटेंस बच रहा है ये दोनों ये सब समाप्त हो गए, इसको हटा दिया गया है इतना। जब ये हटा दिया गया है तो बचा हुआ सेंटेंस क्या है? बचा यहाँ पे राम का राम हो जाएगा, अपॉस्ट्रॉफी, ब्रदर का ब्रदर कर देंगे, और बचा क्या यहाँ पे? हैज का हैज, बीन का बीन, और उसके बाद बचा क्या यहाँ पे? आपका स्टोलन का स्टोलन कर देंगे। जो ये हो गया सेंटेंस, यही हमारा क्या है? सेंटेंस का आंसर है। तो आपको यही करना है कि जब 3 एक साथ आ जाए तो तीसरे वाले को जब उठाएंगे तो दूसरे वाले अपॉस्ट्रॉफी को भी हटा देंगे और इसको उठाकर रखेंगे, इसके पहले लगाएंगे द, बाद में लगाएंगे ऑफ,
बाकी बचा हुआ जो सेंटेंस है उसको उसी के बाद पूरा का पूरा रिपीट कर देंगे, हमारा सेंटेंस अपने आप सही हो जाएगा। और यही यहाँ पे किया गया है इस सेंटेंस में। देखिए यहाँ हो गया द कार ऑफ राम्स ब्रदर हैज बीन स्टोलन, तो हमारा क्वेश्चन ये था, लेकिन आंसर इसका क्या बनेगा, ये रहेगा, और हमारा जो क्वेश्चन आया था वो इनकरेक्ट था। ठीक, अब इसी से देखिए रिलेटेड 2-4 और क्वेश्चन यहाँ पे कर दिए गए हैं। जैसे देखिए यहाँ है कि विनोद वाइफ्स, तो यहाँ विनोद में भी अपॉस्ट्रॉफी है, वाइफ्स में भी है, और इसमें आया है पेरेंट्स। तो हमें पता है कि आ गया आपका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 यहाँ पे नाउन यूज किए गए हैं। तो हमें पता है कि तीसरे नाउन को यहाँ ले आना है, इसके पहले लगाना है द, और इसके बाद में लगाना है ऑफ, और ये साथ में ये भी हटेगा। अब बचा क्या, विनोद्स वाइफ, विनोद्स वाइफ बच गया, और हमारा यही सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये हमारा सेंटेंस क्या था, इनकरेक्ट था। ठीक, इसी तरह से इसमें भी एक तरफ आया है राधाज अपॉस्ट्रॉफी, एक आया है हस्बैंड्स, इसमें भी अपॉस्ट्रॉफी, लास्ट में क्या है लाइफ। तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 नाउन। तो आपको पता है कि तीसरे नाउन को जब उठाएंगे तो दूसरे वाले से एस इसको हटाएंगे, इसको अपॉस्ट्रॉफी को हटाएंगे, इसको पहले लिखेंगे, इसके पहले लगाएंगे द, इसके बाद में लगाएंगे ऑफ, और बचा हुआ सेंटेंस जो है उसको वैसे कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन हमारा क्या था, ये हमारा इनकरेक्ट था सेंटेंस। ठीक, मे बी ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि व्हेन ही अवॉक, जब वो जगा, ये सेंटेंस है व्हेन ही अवॉक, जब वो जगा, ही आस्क्ड, उसने कहा, वेयर आई एम, कि मैं कहाँ पे हूँ या कहाँ पे था, जो भी। अब इसको देखिए सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा एक रूल और आपको बता दे रहे हैं। ये सेंटेंस जो है ना, कुछ देर के लिए, ये देखिए सेंटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 और ये हमारा क्या है, पार्ट 2। यहाँ कॉमर्स देखिए अलग भी है, तो पार्ट 1 जैसे है उसको वैसे ही नोट कर देंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक, ये बिल्कुल सही है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन ही अवॉक, जब वह जगह, ये कंजंक्शन के लिए काम कर रहा है। अब मेन क्या है ना सेंटेंस, इसको देखिएगा, इसका जो जानते रहेगा, ये नरेशन के रूल से करा जाएगा। इसमें नरेशन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होना चाहिए था। ये क्वेश्चन अभी आपको बताना, अभी आप ही इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ही सेड, उसने कहा, वेयर एम आई, ये क्वेश्चन है। अगर कहें सिर्फ आपको नरेशन में आपको इसको सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये जो पोर्शन होगा उसको वैसे नोट कर देंगे, व्हेन ही अवॉक, ये हो गया। फिर हमें पता है कि सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, वेयर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमें पता है कि ही के बाद क्या करेंगे, सेड को हटाकर आस्क करेंगे। अब ये चूंकि हमारा इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव वर्ड से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो इफ या वेदर लगाने की जरूरत नहीं है, इफ वेयर का वेयर ही कर देंगे। अब आई एम, तो आपको पता है कि आप करते क्या है, सबसे पहले इंट्रोगेटिव में क्या मिलता है, हेल्पिंग वर्ब मिलती है, फिर लगाते हैं सब्जेक्ट। लेकिन आपको उठाकर क्या करना पड़ता है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट को आपको पहले सब्जेक्ट को ले जाना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे, और हेल्पिंग वर्ब को ले जाना पड़ता है सब्जेक्ट के स्थान पे। तो आई आगे आ गया होगा। अब आई बदलेगा ही के अनुसार, तो किसको बन जाएगा, यहाँ इस आई जो बदलेगा ये यहाँ पे आ जाएगा, तो सेंटेंस ऐसे हो गया होगा, आई एम, इस तरह से बन गया होगा। अब आई बदलेगा किसके अनुसार, आई बदलेगा यहाँ पे ही के अनुसार, और ही के अनुसार बदलेगा तो ये भी ही हो जाएगा, और एम का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और इसमें देखिए मिस्टेक क्या किया गया था, ही का ही है, ठीक है, आस्क है, आस्क इसमें भी है, वेयर इसमें भी है, वेयर इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आई एम है, यहाँ आई एम नहीं बल्कि क्या होना चाहिए था, ही वॉज होना चाहिए। ये आपका नरेशन का सेंटेंस है, नरेशन के सेंटेंस को मिस करके पूछ लिया गया था, इसलिए हमारा ये सेंटेंस क्या था, इनकरेक्ट था। इसका जो राइट आंसर था ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, तो मे भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं, देखिए हमारा 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में 2 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। पहले क्वेश्चन को हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, पहले देखिए इसको देख लीजिए। अब यहाँ द वाउंड, वाउंड यहाँ पे क्या है, तो देखिए वाउंड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले क्या लगा दिया गया है, द लगा दिया गया है, उसके बाद क्या लगाया गया है, वर्ब का यूज किया गया है। अब ये सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ वाउंड, वाउंडेड, वर्ब के बाद यहाँ पे क्या, ज्यादातर क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और मेन वर्ब बाद में आता है, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म को सब्जेक्ट की जगह रख दिया गया है। इसको क्या बना दिया गया है, सब्जेक्ट बना दिया गया है। वर्ब क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, और टेकन क्या है सेंटेंस की मेन वर्ब है। यहाँ खुद ही ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब के पहले भी थर्ड फॉर्म, यहाँ पर भी, और टू द अदर वर्ब, ये जो है टू द हॉस्पिटल, ये अदर वर्ड मान लेंगे। ठीक, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, याद रखिएगा, ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, याद रखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और पार्टिसिपल जो होते हैं वो एडजेक्टिव का काम करते हैं। ठीक, और एडजेक्टिव जो होते हैं, अगर एडजेक्टिव को पहले अगर आप द लगा देते हैं तो वो प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, अब इसको समझने के लिए इसको क्वेश्चन को पहले आइए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे वर्ड हैं, जैसे इसको समझ लेंगे। जैसे अगर नॉर्मल कोई एडजेक्टिव है, अगर एडजेक्टिव पहले अगर आप द लगा देते हैं ना, तो वो प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके आगे जो वर्ब आती है वो भी किस में आती है, प्लूरल नाउन में आती है। ठीक, अब जैसे यहाँ पे देखिए बताया गया है। अब यहाँ लिखिए इसमें गलतियां क्या क्या आती हैं, अगर द के बाद अगर एडजेक्टिव आ गया और आपने अगर सिंगुलर वर्ब लगा, क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव इक्वल हो जाता है प्लूरल नाउन के, और उसके बाद जो वर्ब आती है प्लूरल आती है, यहाँ सिंगुलर अगर आ गई तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। और द प्लस एडजेक्टिव इक्वल खुद ही हो जाता है प्लूरल नाउन, तो उसके साथ
पीपुल वर्ड बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता, क्योंकि पीपुल वर्ड की मीनिंग इसमें ऑलरेडी रहती है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ देखिएगा, जैसे आया है द रिच, द रिच का मतलब होता है रिच पीपुल। द रिच में खुद ही पीपुल की मीनिंग छिपी है, इसके साथ अलग से पीपुल लगाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से द पुअर का मतलब होता है पुअर पीपुल, इसमें द पुअर में पुअर पीपुल खुद इसकी मीनिंग है, उसके साथ एक और पीपुल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब जैसे देखिएगा यहाँ पे जैसे सेंटेंस द रिच, रिच का मतलब हो जाएगा अमीर लोग, और जब अमीर लोग हैं तो यहाँ इज क्या कर रहा है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से द रिच के साथ क्या लगेगा, अमीर लोग, यहाँ आगे आर बिजी, बिजी हैं टू गेन मनी, पैसे कमाने में, गेन करने में, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेकिन जब आप कहते हैं द रिच का मतलब होता है अमीर लोग, जब इसका मतलब खुद अमीर लोग होता है तो एक पीपुल एक एक्स्ट्रा लगाने की इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि द रिच का मतलब ही होता है अमीर लोग। जब अमीर लोग उसकी मीनिंग खुद है तो एक और लोग की मीनिंग लगाने की जरूरत नहीं है, इसकी वजह से हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। हाँ, ये सेंटेंस राइट हो सकता है अगर ये सेंटेंस ऐसे सिर्फ रिच होता, अगर सिर्फ सेंटेंस ये होता रिच पीपुल, अगर सेंटेंस सिर्फ ऐसे आ जाए रिच पीपुल आर, अगर हो गया रिच पीपुल आर बिजी, अगर हो गया रिच पीपुल आर बिजी टू गेन का गेन कर देंगे और मनी का मनी, अगर ये सेंटेंस ऐसे आ जाएगा ना तब भी हमारा सेंटेंस क्या है, राइट हो जाएगा। क्योंकि रिच पीपुल, कि द रिच इक्वल होता है रिच पीपुल, या तो द रिच ही लगाइए या रिच पीपुल ही लगाइए, ठीक। लेकिन अगर आ गया एग्जाम में इस तरह से द रिच पीपुल, तो पीपुल को हटाएंगे कि द को हटाएंगे, तो अगर ध्यान से आप देखें तो द रिच जो है यहां तक कोई गलती नहीं है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन रिच का मतलब रिच पीपुल हो गया, हमें पीपुल की मीनिंग मिल गई थी, जब दूसरा पीपुल मिलेगा तो दूसरे को हटाएंगे ना कि द को हटाएंगे, ठीक। अब इसी तरह देखिए इसमें आ जाएंगे द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग, और जब गरीब लोग, बहुत ढेर सारे गरीब लोग हैं, तो इसका मतलब कि आगे वर्ब प्लूरल आएगी, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का एस लगाएगा, एस तब लगाते हैं जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ है द पुअर वर्क, वो काम करते हैं, वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई, प्रेजेंट डिफिनिट का सेंटेंस है, और प्लूरल के साथ वर्क की फर्स्ट ही फॉर्म आता है हार्ड टू गेट फूड, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेकिन अगर कह देते हैं द पुअर पीपुल, तो द पुअर का मतलब ही होता है गरीब लोग, यहाँ एक और पीपुल की कोई जरूरत नहीं है, इसकी वजह से हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो मे बी आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड देखिए यहाँ पे सेंटेंस क्या है, 2-3 यहाँ वर्ड हैं। वर्क हार्ड का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, ये वर्ब का काम करता है, लेकिन अगर हार्ड वर्क आ गया ना तो ये नाउन का काम करता है कठिन परिश्रम, और लेकिन आ गया इसी कठिन परिश्रम को जो आता है हार्ड वर्क, देखिए दोनों क्या है, ये दोनों सिमिलर हैं, लेकिन इसके पहले अगर डू लगा देंगे ना तब ये वर्ब आ जाएगी और ये नाउन आ गया तो हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। तो इसमें भी आपको करेक्शन के रूप में आ सकता है, जैसे देखिए अगर आगे द पुअर मतलब गरीब लोग, ये नाउन हो गया, अब हमें वर्ब चाहिए, लेकिन वर्ब के रूप में क्या आ गया, हार्ड वर्क, तो हार्ड वर्क क्या है, हार्ड वर्क तो ये है ना कठिन परिश्रम, ये तो नाउन है और हमें चाहिए थे वर्ब, तो इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। हाँ, अगर ये वर्क यहाँ आया होता और हार्ड इसकी जगह आया होता तब हमारा सेंटेंस सही हो जाता, लेकिन अगर इसी सेंटेंस में द पुअर लगा दिया गया, हार्ड वर्क तो आया, हार्ड कठिन परिश्रम, और डू मतलब करना, तो जब डू वर्ब अलग से लगा देंगे तब ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेकिन अगर कहते हैं द पुअर पीपुल, अब फिर से पीपुल आ गया, द पुअर का मतलब ही होता है अब क्या होता है, गरीब लोग, तो यहाँ पीपुल की कोई जरूरत नहीं है, तो पीपुल की वजह से हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, फिर से इनकरेक्ट हो जाएगा। ये तो आप समझ चुके होंगे कि एडजेक्टिव पहले जब हम द का प्रयोग करते हैं तो वो प्लूरल नाउन की तरह काम करने लगता है, जब प्लूरल नाउन है तो उसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। अब आ जाते हैं अपने पिछले क्वेश्चन में जो कि एग्जाम में आया हुआ था, ठीक। अब इसको आप समझ गए होंगे। अब देखिए आया क्या है यहाँ पे, वाउंड का मतलब होता है घायल, और द वाउंड का मतलब हो जाएगा घायल लोग, और जब घायल लोग हैं तो इसके साथ वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी, तो यहां तक बिल्कुल सही है। टेकन ले गया, चूंकि ले गए उनको पेशीवाच का सेंटेंस है तो उनको ले जाया गया, और कहां ले जाया गया, टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में ले जाया गया। तो अब देखें तो इसमें कौन सा मिस्टेक है, तो अब इसमें देखिए बहुत ही माइन्यूट मिस्टेक है, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। अब सोच के बताइएगा, अगर घायल लोगों को ले जाया गया है, कहां पे, हॉस्पिटल में ले जाया गया है, तो किस लिए ले जाया गया होगा, इलाज कराने के लिए। अब इसी चीज पे आपको ध्यान देना है। देखिए अब यहां पे ध्यान देना है, अगर कभी भी आ जाए स्कूल आ गया, कॉलेज आ गया, यूनिवर्सिटी आ गया, टेंपल आ गया, चर्च आ गया, मॉस्क आ गया, हॉस्पिटल आ गया, मार्केट आ गया, प्रिजन आ गया, जेल, जो भी है, देखिए इन जो भी चीजें ये बनाई गई हैं ये इनका कोई ना कोई पर्पस है, किसी न किसी चीज या किसी न किसी वजह से ये बनाई गई हैं। अगर आप यहां जा रहे हैं, स्कूल अगर जा रहे हैं, अगर स्कूल आप जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तब स्कूल के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप स्कूल जा रहे हैं लेकिन किस लिए जा रहे हैं, क्रिकेट
क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, प्रिंसिपल से आपके पिताजी मिलने जा रहे हैं। तो वो पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, मिलने के लिए जा रहे हैं, खेलने के लिए जा रहे हैं। जैसे इसका पर्पस चेंज होगा तो स्कूल के पहले अब द लगना शुरू हो जाएगा, ठीक। और इसी चीज को यहां ध्यान से देखना है क्वेश्चन में। तो यहां जब बोला गया कि जो घायल इंसान को ले जाया गया, कहां ले जाया गया, हॉस्पिटल, तो घायल इंसान को हॉस्पिटल किस लिए ले जाया गया होगा, इलाज कराने के लिए। जब इलाज करने के लिए ही ले गए हैं तो इसका मतलब सेम पर्पस से ले जा रहे हैं। जब सेम पर्पस से ले जा रहे हैं तो आर्टिकल यहां पे नहीं लगेगा और आर्टिकल की यहां मिस्टेक है, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, ठीक। यहां आर्टिकल हटा देंगे, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। हाँ, अगर यही हॉस्पिटल गए होते, किसी दूसरे काम से गए होते, अब दूसरे काम से जाएंगे तो कैसे पता चलेगा दूसरे काम से गए। जब दूसरे काम से जाएंगे तो बताएंगे कि दूसरे काम से जा रहे हैं, सेंटेंस को पढ़ने से पता चलेगा, तब वहां पे द का प्रयोग कर देंगे। अब देखिए जैसे यहां अगला सेंटेंस, इसी में देखिए, जैसे आई वेंट, मैं गया, कहां गया, टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, अब किस लिए गया नहीं पता चल रहा है, कह रहे टू मीट माय फ्रेंड, अपने दोस्त से मिलने के लिए। तो यहां हॉस्पिटल का रिलेशन क्या है, इलाज कराना, लेकिन इलाज कराने के लिए नहीं गया है, दोस्त से मिलने के लिए। और मिलना जो है हॉस्पिटल का पर्पस नहीं है, हॉस्पिटल का पर्पस बनाने के पीछे दोस्त से मिलना नहीं है बल्कि इलाज कराना। ये इलाज कराने के लिए नहीं गया बल्कि दोस्त से मिलने के लिए। जब दोस्त से मिलने गया, पर्पस चेंज हो गया तो अब द लगेगा, तो द हॉस्पिटल लगाएंगे, अब द लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। इसी तरह से आई वेंट टू द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल गया, किस लिए गया, टू टेक माई बाइक, अपनी बाइक को लेने के लिए। इसको इलाज कराने के लिए नहीं गए, अपनी बाइक को लेने के लिए गए। और जब बाइक को लेने के लिए गए तो हॉस्पिटल बाइक रखने उखने वाली जगह तो है नहीं, लेकिन आप गए हैं हॉस्पिटल, लेकिन दूसरे काम से गए, इलाज कराने के लिए नहीं गए, तब भी यहां द का प्रयोग रहेगा क्योंकि पर्पस सेम नहीं है। तो ये भी सेंटेंस हमारा क्या है, सेम है। आई वेंट टू द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल गया, किस लिए, टू चेकअप माई हेल्थ, अपने हेल्थ के चेकअप के लिए। चेकअप के लिए गए हो, इसका मतलब क्या है कि हॉस्पिटल भी इसीलिए तो बनाया जाता है, हेल्थ की चेकअप करने के, मेडिसिन के लिए नहीं। इसका सेम पर्पस आप गए हो, जब सेम पर्पस से गए हैं तो यहां द का प्रयोग नहीं होगा, ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से देखिएगा यहां पे उसी से रिलेटेड सेंटेंस है, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल मैं स्कूल गया, और कब मैं जाता हूं, एवरीडे, हर एक दिन। तो यहां ये नहीं बताया गया किस लिए गए हैं, जब ये पर्पस नहीं बताया जाएगा तो हम मान लेंगे जिसके लिए बनाया गया है उसी के लिए गए हैं, तो इसलिए हम सेंटेंस क्या है हमारा सही हो जाएगा। लेकिन कह रहे आई वेंट टू द स्कूल, मैं स्कूल गया, किस लिए गया, टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के लिए गया। तो स्कूल गया है खेलने के, पढ़ने के लिए नहीं गया है, पढ़ने के लिए स्कूल बनाया गया है, लेकिन क्रिकेट को खेलने के लिए जा रहा है। और कब गया, संडे को, इसका मतलब वो पढ़ने के लिए नहीं गया, जब दूसरे काम के लिए जा रहा है तब द का प्रयोग करना पड़ेगा, तो हमारा सेंटेंस तब जाकर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से इसमें भी दे वेंट, वे लोग गए, कहां गए, टू टेम्पल, टेम्पल किस लिए गए, वर्शिप, पूजा प्रार्थना आराधना करने के लिए। तो मंदिर जो बनाया जाता है पूजा प्रार्थना आराधना के लिए ही बनाया जाता है, तो हमारा सेंटेंस क्या है, सही है, तब इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर कहते दे वेंट, वे सब गए, कहां गए, टेम्पल में, द टेम्पल लगाया गया, किस लिए गए, टू रिपेयर इट्स वॉल, उसकी दीवालों को रिपेयर करने के लिए। इसका मतलब कि टेम्पल का जो मेन कारण क्या है उसमें बनाने के पीछे, वो क्या है कि वर्शिप करना, पूजा पाठ आराधना करना, लेकिन वो उसके लिए नहीं गए, उस पर्पस से नहीं गए, बल्कि उसकी मरम्मत करने के लिए। और मरम्मत करना जो है वो उसका क्या है, पर्पस नहीं है, इसलिए यहाँ पे द लगाना कंपलसरी है, द लग गया तो इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट। अब इसमें अगर द लगा देंगे तब गलत हो जाएगा, इसमें द हटा देंगे तब गलत हो जाएगा। इसी तरह से इन सभी में कंडीशन है, तो मे भी आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ अब जैसे यहाँ देखिए आपको बताया गया है कुछ एडजेक्टिव होते हैं, उनके पहले द लगाने पर उसको प्लूरल हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ रिच, द रिच आ गया तो यहाँ हो जाएगा अमीर लोग, द पुअर गरीब लोग, द वाइज बुद्धिमान लोग, द फुलिश जो भी बेवकूफ़ लोग, द लेम मतलब अपाहिज लोग हो जाएंगे, द ब्लाइंड अंधे लोग, द डीफ बहरे लोग, द वाउंडेड घायल लोग, इंजर्ड का मतलब ही हो जाएगा द घायल लोग, और हैंडीकैप्ड ये भी क्या हो जाएगा, मतलब फिजिकल जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं। तो ये सब क्या होता है, इसमें लोग की मीनिंग ऑलरेडी होती है। जब भी ये सब्जेक्ट बनेंगे तो याद रखना है कि इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी और इनके बाद कभी पीपुल वर्ड नहीं आना चाहिए, ठीक। अब आ जाते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नोबडी लाइक्स, कोई इंसान पसंद नहीं करता, सच मैन, और सच मैन हु आर डिसऑनेस्ट, कोई भी इंसान ऐसे इंसानों को नहीं पसंद करता जो डिसऑनेस्ट हो, जो बेईमान टाइप का हो, ठीक। तो ये भी हमारा सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि सच और सेम अगर कभी भी आ जाए सच या फिर आ जाए सेम, तो सच और सेम के बाद जो आगे जो वर्ड आता है ना, हु नहीं आता, बल्कि हमेशा क्या आता है, एज का प्रयोग किया जाता है। तो सच और सेम दोनों के साथ क्या कंडीशन है, एज का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ हु का प्रयोग किया गया, इसलिए हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट है। इसमें भी देखिए नोबडी लाइक्स, कोई भी इंसान नहीं पसंद करता, सच मैन इस प्रकार के लोगों को, दैट यहाँ पे दैट नहीं आएगा, यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, एज, क्योंकि हु जो होता है, हु हुम जो भी, ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं आती। अब इसमें कौन कौन सी चीजें नहीं आनी चाहिए, देखिए इसमें न तो आ सकता है हु, न तो आ सकता है हुम, ये एग्जाम में आपसे करेक्शन में पूछ सकता है, या फिर ना तो आएगा इसमें आपका दैट,
ना तो आपका आएगा इसमें विच, और एग्जाम में ये सब लगाकर पूछे जाएंगे, और ये सब बिल्कुल भी सच और सेम के साथ ये सब बिल्कुल नहीं आते, बल्कि क्या आता है, सिर्फ एज आता है, ये याद रखिएगा। ठीक, तो हमारे यहाँ एज लगा देंगे तो हमारे ये भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नोबडी लाइक्स, कोई भी इंसान पसंद नहीं करता था सेम, तो सेम के साथ भी हमें पता होना चाहिए कि एज ही आएगा, और यहाँ यूज क्या कर दिया गया, होम, तो होम तो बिल्कुल आ ही नहीं सकता, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पर भी एज आना चाहिए था। फिर नोबडी लाइक्स, कोई भी इंसान नहीं पसंद करता सेम मैन, दैट, तो दैट भी कहाँ आएगा, ये सब बिल्कुल नहीं आएंगे, तो ये भी हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, एज ही आएगा। फिर नोबडी लाइक्स, कोई भी इंसान नहीं पसंद करता द सेम मैन एज आई मेट, तो सेम के साथ, द सेम के साथ क्या यूज किया गया, एज यूज किया गया। जब एज लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो मे भी आपको ये सारे सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। अगर सारी चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए चलिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आएंगे। चलिए आज कितना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।